ओके, सो आज की हमारी डिस्कशन है जी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कि light when travels through vacuum, we know that its speed is the highest. Okay, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था लेटर सी से, यू ऑल रिमेंबर दैट? ठीक है, and the speed of light in any medium like a solid or a gas or a liquid, जब लाइट किसी वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में से पास करती है, so we define a term which is called the refractive index, the absolute refractive index of that material. It is represented by the small letter n. ठीक है जी? And it is the ratio between the speed of light in vacuum to the speed of light in that particular medium. और इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी? इट्स अ रेशो बिटवीन टू स्पीड, सो इट हैज़ नो यूनिट्स. N is equal to C over V, where C represents the speed of light in vacuum and V represents the speed of light in that particular medium. ठीक है जी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं. The value of refractive index cannot be less than 1. He asks why. कोई बता सकता है इसकी रीजन क्या है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको. Anyone? Are you people there listening to me? So because the speed of light is the highest in the vacuum. And it's a ratio between speed of light in the vacuum to the speed of light in that medium. इसका मतलब है इस इक्वेशन में जो न्यूमिनेटर है वो तो हमेशा बड़ा ही होगा ना डिनोमिनेटर से. क्या ख्याल है सर हमेशा So, होता नहीं है पर जी? सर इस इक्वेशन में होगा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट. This is the highest, so it means the numerator of this equation should always be greater than the denominator of the equation. So that's why this ratio will not be less than 1. So we can say that the refractive index of a material cannot be less than 1. तो रीज़न इसकी अभी आपको बताई है, आप लोगों ने बताई है कि बिकॉज वी नो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है. So that's why this value cannot be less than 1. Now you can see the refractive index of different material media in the table below. You can see that कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो 1.000. मतलब इसको हम कह सकते हैं ना कि बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम. मैंने लास्ट टाइम भी इससे पहले भी ये बता चुका हूँ कि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन एक जितनी होती है, क्योंकि एयर इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट मीडियम. वैक्यूम के बाद जो सबसे लाइटेस्ट मीडियम है वो एयर है. तो इसलिए दोनों की रेशो, दोनों की स्पीड अगर सेम होगी या हम सेम कंसिडर कर लेंगे, then this ratio will be exactly equal to 1. So what we can say that the speed of light, the refractive index of air is 1. उसके मुकाबले में जो वाटर है उसकी वैल्यू कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 1.33. how do we get these values? 1, 1.33, 1.36 वगैरह ये वैल्यूज हम कैसे ले रहे हैं? We are simply dividing the speed of light in vacuum to the speed of light in that particular medium. उस particular medium में जो भी speed of light की वैल्यू होगी उसको हम speed of light से डिवाइड करेंगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को बेसिकली उस स्पीड से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द रेशियो बिकॉज इट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. सो यू कैन सी वाटर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33. सिमिलरली इथेनॉल है, पैराफिन ऑयल है, ग्लिसरॉल वगैरह डिफरेंट मटेरियल मीडिया के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है. जैसे कि डायमंड की देख लें 2.42 होती है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बेसिकली किसी भी मटेरियल मीडियम की एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है. It's a very important property which describes about the you can say the purity of that material or
द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दैट मटेरियल, कि जितनी किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So this is the simple definition of the refractive index of a material. ठीक है जी. Now the refractive index, diffraction of waves, basically हम discuss कर रहे हैं refraction of light waves. Okay जी. When waves pass from one medium to another, number one, their speed changes. Very important. We know कि जब जो है वो क्या होता है, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड चेंज होती है. ये बात हमने साउंड वेव्स में भी डिस्कस की थी, और या दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे जब हमने वेव्स की डिस्कशन की थी, बेसिक डिस्कशन, तो वहाँ भी हमने ये सब डिस्कस किया था कि जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, चाहे वो कोई भी वेव्स हों, वेदर दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेदर दे आर मैकेनिकल वेव्स, तो उनकी स्पीड चेंज होती है. और दूसरी चीज़ क्या होती है, देयर वेवलेंथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. वी नो दिस इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर वी. आपको याद होगा हमने इक्वेशन पढ़ी थी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है ना. एफ क्या थी, फ्रिक्वेंसी थी, और यहाँ पे जो लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर वी. देयर वेवलेंथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन ये बता रही है हमें कि speed of light in the vacuum, c is the speed of light in vacuum, and v is the speed of light in that particular medium. तो इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द light in that particular medium. And third one, their frequency remains unchanged. And we also know that कि frequency क्यों unchanged रहती है, because frequency का ताल्लुक होता है source of the wave के साथ. जहाँ से वेव जनरेट हो रही है, जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सोर्स की फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है वेव की फ्रिक्वेंसी. और अगर बिकॉज सोर्स की फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है तो इसलिए वेव की फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होती. ठीक है जी. सो सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव मूविंग बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. द रिमाइंडर अपीयर्स एज ए ट्रांसमिटेड वेव मूविंग इनटू द सेकंड मीडियम. यही डिफरेंस आपको याद होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या था. What was the major difference between reflection and refraction of a wave? In reflection, a part of the wave is reflected back, is bouncing back into the first medium. It does not travel into the second medium. But in refraction, the wave travels into the next medium. Some part of the wave travels into the next medium, and we say that the wave has traveled into the next medium, so this is called refraction of the wave. So that's what it says here. If waves approach the interface of the two materials at an angle, then the angle made by the direction of the travel of the incident and reflected waves to the normal to the surface are related by Snell's law. अब ये बात बड़े गौर से समझने वाली है, गौर से समझने आपने इस चीज को. लुक एट दिस डायग्राम. Look at this diagram. Can you see this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is an incident wave, plane wave, which is striking at the boundary between two media. हमें नहीं पता कि ये कौन सा मीडियम है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये वाला एक मीडियम है, डिफरेंट मीडियम है, और यहाँ पे कोई डिफरेंट मीडियम हो सकता है
कि ये एयर हो और ये वाटर हो सकता है ये एयर हो ये ग्लास हो। तो एक लाइट वेव जो है वो एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई, फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल करती हुई एक दूसरे मीडियम की बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक करती है। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, and let's say the incident wave is making an angle of incidence I with the normal to the boundary between two media. This is the normal to the boundary between the two media. Now because this angle of incidence I है और यहाँ पे क्या है n1 with high velocity means n1 is the refractive index of the first medium, this one, where the velocity of the wave is high, and the n2 is the refractive index of the second medium in which the velocity of light becomes low. Okay, the speed of light becomes low. So what you have, the refracted wave is making an angle of refraction r here. Okay, so angle of incidence I and angle of refraction r. You note down the difference here, that angle of incidence is greater than the angle of refraction. क्या ऐसा नहीं है? ऐसे ही है। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि जब लाइट वेव किसी मीडियम से ट्रैवल करके किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ को यहाँ फिगर में दिखाई गई है, दैट दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड वेव। ये जो हिस्सा क्या, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव वेव, और ये क्या है, दिस इज द इंसिडेंट वेव। सो द एंगल ऑफ incidence is in this case greater than the angle of refraction. And what else we can observe here is that the refracted wave is tilted towards, it's bent towards the normal. Okay, the refracted wave is seems to be bending towards the normal. ये normal की तरफ bend हुई है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। इससे कुछ पता चलता है, लाइक अगर ये नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टेड रे अगर बेंड है जी तो जी। इससे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे कि जो फर्स्ट मीडियम था जिसमें से लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही थी, दैट इज ए लाइटर मीडियम as compared to this medium in which the light wave has refracted, and this is a denser medium or a heavier medium. ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि इसका ताल्लुक तो है। सर जब लाइटर मीडियम होगा, मतलब जो भी जिधर से भी इंसिडेंट रे आ रही है और लाइटर मीडियम से अगर पास करेगी तो क्या उस डिस्टेंस जो है रिफ्रैक्टेड रे का वो ज्यादा होगा नॉर्मल से? जी जी बिल्कुल, वो फिर दूसरा केस हो जाएगा ना कि जब एक जो व्हेन द इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या हो रहा है इस फिगर में, ये हो रहा है that the incident wave is coming from a lighter medium and it is entering into a heavier medium, then the refracted ray should always bend towards normal. Okay, the other case would be when the incident ray coming from a denser medium or a heavier medium and enters into a lighter medium. In that case, the incident ray, the refracted ray should bend away from the normal. उस केस में क्या होगा, यानी इसी फिगर को अगर आप थोड़ा सा अगर रिवर्स करके सोच लें कि मैं कहता हूँ जी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, समझ आ रही है सबको मेरी बात? यस सर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस and this will be your angle of refraction. So in that case the reverse is happening exactly to what is shown here in this figure. ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम दो एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि दो रिजल्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं, that whenever light
traveling from a lighter medium strikes at the boundary of the two media, and it travels from lighter medium into a heavier medium or denser medium, it should always bend towards the normal with angle of incidence greater than the angle of refraction. समझ आ रही है सबको ये बात? Yes, sir. Okay, so what we can say here, that the relation between the angle of incidence I and the angle of refraction R is given by this formula. Sine of the angle of incidence, ratio between sine of the angle of incidence to sine of the angle of refraction, sine I over sine R is equal to N2 over N1, which is equal to V1 over V2. And this is known as Snell's law. Snell is the name of the scientist जिसने ये बताया था. This is known as the Snell's law. ठीक है ना? This law has been shown experimentally to be a constant for a given pair of media since 1621, long before the wave theory of light had been fully developed. मतलब ये काफ़ी पुराना फार्मूला है, काफ़ी पुराना रूल है जो स्नेल्स लॉ है. स्नेल ने ये 1621 मतलब आज से 400 साल पहले ये बताया था कि जो लाइट जो है वो जब एक लाइटर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी जो है वो रेशो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों मीडिया के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के या उन दोनों मीडिया में स्पीड की रेशो पर डिपेंड करती है ये. ठीक है ना? अब इस फार्मूले की जो डेरिवेशन वगैरह है वो हमारी डिस्कशन में इस वक्त नहीं है. मतलब वो हम वैसे भी अगर आप इसको चाहें तो आप डिराइव कर भी सकते हैं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है इसकी. आपने वो ये रेशो तो पता ना सबको, साइन आर का पता है सबको, साइन कॉस वगैरह का तो सबको पता ही होगा ना? Yes, sir. ये तो बड़ी फंडामेंटल मैथ्स है, बड़ी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री है. तो बहरहाल without going into the detail of this derivation, you can just simply understand that sine of the angle of incidence, sine I over sine R is equal to N2 over N1 के इक्वल होता है ये. और ये आगे किसके इक्वल होता है? V1 over V2, इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी रेशियोज. ठीक है ना? अब आप देख रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट व्हाट वी कैन से हियर कि the terms N1 and N2 are the refractive indices of the two materials. We can see that Snell's law leads to the following relationship between the speed of light and its wavelength. अगर हम इसको रिलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को इसकी वेवलेंथ के फार्मूले से, वो जो हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन पढ़ा था, तो हमारे पास एक ये रेशो आ जाएगी, दिस वन, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू N2 over N1 is equal to V1 over V2 is equal to lambda 1 over lambda 2. Lambda 1 is the wavelength of the incident light, wavelength of the wave coming from this medium, and lambda 2 is the wavelength of the wave into the second medium. अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं that the wavelength of the wave changes when it enters from one medium into another medium. तो इसीलिए वेवलेंथ में चेंज आ रही है. वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. और स्पीड भी चेंज होती है जब लाइट या कोई भी वेव एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती है. तो जी यहाँ तक सबको समझ आ रही है? बताएं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. हेलो. Yes, sir. अभी तक समझ आई है. एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके. जो था वो साथ ही पूछ लिया था मैंने. जी अच्छा ठीक है, गुड. मतलब यही मैं चाह रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चनिंग हो आप साथ साथ लाइव, क्योंकि ये लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन का फ़ायदा ये है कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो टिपिकली उसी पॉइंट के ऊपर क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है ना? मैंने इसीलिए ये लाइव सेशन को ऑप्ट किया है. अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं सेंड कर सकता था, लेकिन आप लोगों की बेहतरी के लिए
आप लोगों के फायदे के लिए कि सबको ओपन सेशन में लाइव आंसर क्वेश्चन का मौका मिल सके और हम कल को ये ना कहें कि जी हमें तो कोई क्वेश्चन पूछने थे, हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी तो हम तो क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सके। दिस इज योर फंडामेंटल राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो उधर सेशन में पूछे मेरे से। ठीक है जी, आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस मोड से? Yes, sir. Live sessions are better than recorded videos. तो इसीलिए कि एटलीस्ट सबको मौका मिले, ओपन फोरम है, कोई बंदा भी क्वेश्चन कर सकता है, सबको जो है वो आसानी हो। सो ये है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के जो प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये जो है ये डिपेंड करती है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। We often refer to materials as being optically dense। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ना, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसका ताल्लुक होता है मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर या ऑप्टिकली वो कितना डेंस है। ठीक है ना, डेंस का मतलब होता है कोई मीडियम कितना हैवियर है, कितना ज़्यादा थिक है वो मटेरियल। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो देर क्लोजली पैक्ड, तो यूजुअली उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डेंस होते हैं। लिक्विड्स उनके मुकाबले में उनकी डेंसिटी कम होती है और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत लो होती है, बिकॉज उसमें जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स डिस्पर्स्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इसलिए उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल स्ट्रक्चर होता है, व्हाट यू कैन से। So we can say that we often refer to materials as being optically dense. This relates only to the ability of light to pass through a material and means that more optically dense the material, the lower the speed of light in that material will be. क्या मतलब है? सिंपल बात है कि जितना कोई मटेरियल ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होगा, मोर ऑप्टिकली डेंस मटेरियल मीन्स दैट लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट मटेरियल इजीली। ठीक है, जैसे ग्लास है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास आपको पता है ना ऑप्टिकली। जी, आपने पूछा ग्लासेस ट्रांसपेरेंट। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना, मतलब शीशे की मैं बात कर रहा हूँ, आम शीशे की, बिकॉज उसमें से लाइट अक्रॉस पास कर जाती है। ऐसे ही होता है। Yes, sir. इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली इतना डेंस नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में जो वॉल है, दीवार है, मैं आम घर की कमरे की दीवार की बात कर रहा हूँ, वो ऑप्टिकली काफ़ी डेंस है, बिकॉज उसमें से लाइट अक्रॉस पास नहीं कर सकती। तो कोई मटेरियल उतना जितना ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा, इसका मतलब है उसमें लाइट उसका ट्रेवल अक्रॉस द मटेरियल बिटवीन द टू अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द टू मटेरियल, उसका पास करना उतने डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है ना। सो लेस डेंस मीन्स इट्स ऑप्टिकली मोर ट्रांसपेरेंट, more dense means it's optically less transparent. Light moving from an optically less dense medium to a more dense medium will be turned towards the normal to the surface. यहाँ पे देखें, यही बात मैंने भी बताई है आपको कि जब लाइट यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हाई है, इसका मतलब है ये ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लो है, दिस इज ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम। So whenever light travel from optically less dense medium to a optically more dense medium, it should always be bent towards normal. This is one type of refraction. The other type of refraction would be when the reverse happens, when light traveling from an optically more dense medium and being and travel into an optically less dense medium, the refracted wave should always be bent away from the normal. क्यों जी, ये बात सबको समझ आ गई है? Yes, And sir. this has been shown here in this figure. We can clearly see that there are two rules of refraction. The incident ray, the normal, and the reflected ray are all in the same plane. ये बात हमने laws of reflection में भी पढ़ी थी. The incident ray, normal
और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये जैसे ये प्लेन है, पेपर की प्लेन है। द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज sin I over sin R is equal to V2 over N2 over N1 is equal to V1 over V2, where N2 is the N और N's क्या है? N's are the refractive indices of the two material media जिसमें लाइट ट्रैवल करके या अक्रॉस द बाउंड्री ट्रैवल कर रही है, और V1 और V2 भी उसकी स्पीड्स हैं रिस्पेक्टिव मीडिया में। फर्स्ट केस में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे फास्ट का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, और दिस इज द रिफ्रैक्टेड मीडिया, ये बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। ओके, सो हियर द लाइट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है दोनों बाउंड्रीज के दरमियान, दोनों मीडिया के दरमियान, और ये बाउंड्री है, दिस इज द नॉर्मल। ओके, so it means this is optically less dense medium, this is optically more dense medium। यहाँ पे इसका रिवर्स हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये I है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, ये ज़्यादा बड़ा है इससे। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्लो है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है। दिस इज ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम एंड दिस इज ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम। ये बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया है जी, और ये नॉर्मल टू द टू मीडिया है। So light wave moving into a material in which its velocity is higher will bend so that the ray is bent away from the normal, the wave front swings away from the surface। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है ये वाली, ये वेव फ्रंट्स दिखाए गए ये वाले, मतलब दूसरे लफ्जों में ये वेव्स दिखाई गई हैं, तो ये हिस्सा बेंट हो जाएंगे टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव सिचुएशन। अब उसके बाद ये जी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस जो ये क्वेश्चंस हैं ये इंक्लूडेड हैं इन द टेस्ट, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सब लोग सुन रहे हैं ना ये वाली बात मेरी? यस सर ये सारे आएंगे, ये इस तरीके के क्वेश्चंस इस आएंगे? तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सारे आएंगे, मतलब ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं ये 30, 31, 32 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, एंड योर टेस्ट विल बी MCQs बेस्ड, ठीक है? सर अप्रोक्सीमेटली कितने, मतलब कब करवाएंगे आप ये? मैंने बताया है मैम कि ये क्वेश्चन जो आपका टेस्ट ऑन मंडे को है, आपका मिड टर्म एग्जाम। इसमें सर लास्ट टाइम जो आपने असाइनमेंट ली थी उसमें भी हमने खुद क्वेश्चंस करने थे तो काफी डिफिकल्टी हुई थी, या तो आप हमें एक दो ऐसे करवा दें क्लास में सॉल्व, ताकि हमें पता हो कि इनका मेथड क्या है। इनमें क्या मुश्किल है ये देखें, अब सर जब करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो इस चलें। वजह से कहती एक आप करवा दें हमें। देखिए ना, ये मैं आपको बताता हूँ, आइडिया देता हूँ आपको। ये क्या है? द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये क्या है? ये एयर टू ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 25 डिग्रीज, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एरो बता रही है ना कि किस मीडियम से लाइट आ रही है और किस में जा रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉलर है, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ये लाइटर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। पहले तो ये बात समझ लें आप लोग। अभी क्या बताया आपको सारी डिस्कशन में, ठीक है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर टुडेज लेक्चर, तो जल्दी से ये देख लें। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो ये आपके पास साइन आई की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन आर की वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है, साइन आई ओवर साइन आर, ये किसके इक्वल है? N2 ओवर N1 के, या V1 ओवर V2 के। तो अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जैसे वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, आपने ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, या आपने लेट्स से N2 फाइंड करना है ना, N1 की वैल्यू आपके पास, यानी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू N2 ओवर N1, ये वाला फार्मूला यहाँ तक इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको पास जो
एयर है, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये क्या होती है, 1 होती है। ऊपर टेबल में देखें, ये वैल्यूज आपको एक दो वैल्यूज याद होनी चाहिए, या वैसे भी एयर की तो सबको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो फार्मूले में आपके पास साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू n2 ओवर n1। तो n2 की वैल्यू आपके पास जो एयर है, एयर आपका n1 है, ये n2 है। तो n1 की वैल्यू 1 है आपके पास, सिंपली इधर वैल्यूज पुट करें, n1 की वैल्यू 1 है, n2 आपने फाइंड करना है। इधर आपके पास एंगल्स की वैल्यू है, कैलकुलेट करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। उसके बाद आपके पास जब ये रेशो की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई ना आपके पास, n1 और n2 की आपके पास आ गई, और v1 और v2 का अब आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। तो उसने क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर कितनी होती है वो भी आपको पता है, ऊपर टेबल में आपको बताई है मैंने वैल्यू सारी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ना आप। तो आपने n1 n2 दोनों फाइंड कर लिए हैं, इसमें एक v1 आपके पास है, v2 आपने फाइंड करनी है। तो ये वाली वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसी किस्म के मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इसी एक ही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। कभी ये वाला हिस्सा यूज हो रहा होगा, ठीक है ना, कभी ये वाला यूज हो रहा होगा। ओके जी, सबको समझ आ रही है बात? यस Yes, सर। sir. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। तो आज के लेक्चर का टाइम भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इन द सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, और मंडे को फिर इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है जी। नासिर, Okay, सेंड मी द अटेंडेंस लिस्ट। ओके Okay, sir. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। thank you, sir.